इसका नॉर्मल। हाँ ठीक। नमस्कार साथियों, आज 10 जुलाई है और 10 जुलाई को राजस्थान का बजट पेश हुआ। दिव्या कुमारी जो वित्त मंत्री भी है और उप मुख्यमंत्री भी है ने अपना बजट पेश किया। बजट बहुत लंबा पढ़ा गया और बहुत सारी घोषणाएं की, बहुत सारे वादे किए। अच्छी बात यह है कि 5 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कही और 10 लाख लोगों को प्राइवेट में नौकरी देने का भी वादा किया। किसानों को भी कुछ सम्मान निधि बढ़ा करके देने की बात की। इस पूरी बजट के ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ शंकरलाल जी चौधरी साहब हैं और आप पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट में स्टेट गवर्नमेंट के चीफ अकाउंट्स ऑफिसर थे, तो आप बजट को भी समझते हैं और बजट बनाने के भी हिस्सेदार भी रहे हैं कई बार स्टेट के अंदर। तो इनसे अच्छा व्यक्ति कौन हो सकता है जो इस बजट पर अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दे या हमको समझाने की कोशिश करे सरल शब्दों में। तो मैं चौधरी साहब से निवेदन करता हूं कि वो हमें बजट के बारे में समझाएं। चौधरी साहब नमस्कार। बजट एक पेश करना और उसकी विधानसभा से या लोकसभा से अनुमति लेना खर्च की एक प्रजातांत्रिक और संवैधानिक दायित्व है सरकारों का। जो भी राज्य सरकार है तो विधानसभा में, और अगर भारत सरकार है तो उसको लोकसभा में, पार्लियामेंट में उसका अनुमोदन लेना पड़ता है। ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के आधार पे जो हमारे यहाँ जिस तरह से प्रजातंत्र, जो भी प्रजातंत्र है वो विकसित हुआ है, उसका एक हिस्सा है। अगर संविधान के प्रावधानों की बात करें तो सरकार पे ये दायित्व डाला गया है, सरकारों पे दायित्व डाला गया है कि वो एक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में जो आएगा उसका एक एस्टीमेट पेश करें खर्चे का और आमदनी का, और दोनों का ही अनुमोदन लें। और इसका मतलब ये हुआ कि जनप्रतिनिधि, जनता ने जो चुने हैं, जो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है, उसका एक महत्वपूर्ण जनतांत्रिक तरीका है। तो वो एक वर्ष के संदर्भ में, चूंकि वित्तीय वर्ष के संदर्भ में बजट पेश होना है, तो संकल्पना ये है कि एक साल में आपका जो रिसोर्स है, आपका जो स्रोत है आमदनी का, आय का जो स्रोत है, जिन विषयों पे आपको टैक्स लगाने की पावर है या नॉन टैक्स रेवेन्यू आप जो ले सकते हैं, उसके आधार पे समाज के उस प्रांत या देश के समाज के विभिन्न वर्गों और पूरे इलाके का किस तरह से विकास करें और कैसे उसको आगे बढ़ाएं, इसके संदर्भ में एक अनुमान पेश किया जाना होता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक साल वित्तीय वर्ष की तो बात ही छोड़ें, एक नया ट्रेंड डेवलप हो गया है कि कुछ तो 2047 का विजन उसी में ला रहे हैं। आपको अनुमति संविधान एक साल का आंकड़े पेश करने की देता है और आप आधी शताब्दी उसको आगे ले जाएगा, अपना विजन दिखाने की कोशिश करते हैं। ये पता नहीं कि आप तब तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आपसे भिन्न आइडियोलॉजी के लोग आएंगे तो वो किधर ले जाएंगे। लेकिन ये एक तरीके का जनता को संविधान से भिन्न एक पद्धति अपना के, संविधान में जो अनुगेय जो प्रक्रिया है उससे भिन्न जाके जनता के में एक पॉपुलर तरीका एक तरीके से मतलब बना दिया गया है। आपका मतलब ये कि ये विजन डॉक्यूमेंट अलग देना चाहिए उनको। डेफिनेटली। और वैसे जैसे है ना, पहले पंचवर्षीय योजना बनती थी, तो पंचवर्षीय योजना, उदाहरण के लिए आपने कहा, तो पंचवर्षीय योजना में संबंधित वित्तीय वर्ष में कितनी लायबिलिटी होगी, कितना उससे आमदनी होगी, कहाँ से वो पैसा आएगा, उसका ब्यौरा, बस उसका उतना ही ब्यौरा उस साल के बजट में शामिल हो सकता है।
लेकिन यहाँ तो विजन डॉक्यूमेंट, वो तो प्लानिंग कमीशन तो खत्म कर दिया इन्होंने। वो तो अलग बात है, वो तो मैं उदाहरण के लिए आपने पूछा और मैं बता रहा हूँ। अब तो 5 वर्ष का नहीं, आप 5 वर्ष में भी 1 साल का जो खर्च और आय थी उसी को पेश करना होता था। लेकिन अब तो 2047 तक का, अब 2047 तो आने में एक क्वार्टर सेंचुरी तो है ही, और साथ ही साथ अगले 5 साल वो क्या करेंगे, 5 साल में क्या सृजन करेंगे वो भी पेश कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट बन गया है। कोई बुराई भी नहीं है कि बजट केवल आंकड़े का खेल नहीं हो सकता। जो लोक कल्याणकारी राज्य होते हैं अगर वो बने रहें वैसे, तो लोक कल्याणकारी लोकतंत्रों में ये बात अपेक्षित है तो जनता के सामने अपना विजन भी रखें, लेकिन विजन के लिए जगह अलग होती है। उसका विजन डॉक्यूमेंट वो अलग से पेश करें और उसका वो हिस्सा ही केवल बजट में पेश करें जो 1 साल के 1 वित्तीय वर्ष के अंदर आना। तो ये तो एक प्रक्रियात्मक बात है और जो इसके स्रोत की बात है। अब जैसा भी उन्होंने पेश किया है तो उसके संदर्भ में दूसरी प्रॉब्लम एक डिस्टर्ब कराऊँ। जी जी बोलिए। दूसरी प्रॉब्लम क्या है सर कि अब फाइनेंस का मतलब जो रेवेन्यू है वो एकत्रित करने की या उनको जुटाने की तो कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं, क्योंकि जीएसटी लग गया और कुछ सेंट्रल टैक्सेस इस तरह से लगा दिए कि सारी चीज़ें सेंटर इकट्ठी करती है और वो जितना पैसा देता है उससे, तो इनके पास तो क्या है, केवल पेट्रोल है या ज़मीन है, इसके अलावा तो किसी भी आप सही कह रहे हैं। जो भारत के संविधान में जो फेडरल स्ट्रक्चर है और जिसमें राज्यों को अपने से संबंधित विषयों पे टैक्स लगाने की जो छूट थी, स्वतंत्रता थी, वो एक तरीके से पूंजीवाद की ज़रूरतों, न्यू लिबरल पॉलिसी में, न्यू लिबरल युग में पूंजीवाद की ज़रूरतों के अनुसार पूरे देश के लिए एक डिसीजन लेने के लिहाज से उन्होंने उसमें काफ़ी अंतर उसमें पड़ गया। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। राज्य के तो रिसोर्स कुछ बचे ही नहीं। पहले जो खास तौर से राज्य के जो रिसोर्स होते थे वो कॉमर्शियल टैक्स था, जो बिक्री कर जिसको कहते हैं। मैक्सिमम अभी भी राज्य का लगभग 45 से 50% तक जो रेवेन्यू है वो उस एक ही टैक्स के स्रोत से आता था। वो तो सारा चला गया, वो जीएसटी रिजीम आते ही वो केंद्र के पास चला गया। तो उसमें जो कुछ ऊपर नीचे करने की गुंजाइश, रेवेन्यू बढ़ाने की, कम करने की गुंजाइश जो होती थी वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब वेट को, उस टैक्स को अगर देखा जाए तो शराब और तेल दो, और ज़मीन पे तो टैक्स का पहले भी था, अभी भी है, लेकिन वो बहुत छोटा अमाउंट है। और दूसरा कहें तो ये जो रोड टैक्स वगैरह ट्रांसपोर्ट पे वसूल होता है, या पेट्रोलियम माइनिंग रॉयल्टी जो है, ये 4-5 स्रोत बचे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो स्रोत था वो तो केंद्र ने हड़प लिया। अब उसके अभाव में, और जब तक उनका बजट पेश नहीं हो और उसमें आपको ये नहीं पता चला कि आपको हिस्सा कितना मिलेगा, तब तक आप ठीक अनुमान लगा ही नहीं सकते कि आपके पास आय का कितना हिस्सा रहेगा जिसको आप खर्च करेंगे अगले साल में। तो अनुमान ही आपके गड़गड़ा गए। तो ये तो एक तरीके से ये बड़ी श्रेय ले रहे हैं, और अखबार भी बिना पूछे उस तरह से लिख रहे हैं कि 30 साल में पहली दफ़े केंद्र के बजट के पहले राज्य ने बजट पेश कर दिया। लेकिन इसके अंदर जो गड़बड़ झाला है वो ये है कि जब आपको पता ही नहीं है कि केंद्र से आपको कितना मिलेगा, क्योंकि बजट अभी केंद्र ने पेश ही नहीं किया है, तो आप सही अनुमान कैसे लगाएंगे? आप सही अनुमान के आसपास भी नहीं पहुंचेंगे। वो तो एक समस्या है ही, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन इस दायरे में भी बात करें तो अगर अपन इस बजट को विकासीय और वर्गीय दृष्टिकोण से देख सकते हैं तो उसका एक विश्लेषण हम पेश कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये है कि वर्गीय दृष्टिकोण से देखें तो आप देखेंगे इस बजट में निचले वर्ग जो हैं, छोटे वर्ग जो हैं, जो कमेरे वर्ग हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है। एक तरीके से छोटा मोटा छूट उनके बच्चों के लिए कि स्कूल में जो टीएडी के हॉस्टल्स वगैरह है वहाँ बच्चों का जो खर्च है वो 2500 से बढ़ा के 3000 महीना कर दिया होगा, या खिलाड़ियों के लिए वहाँ रहने वाले बच्चे जो खिलाड़ी बन के खेल विद्यालयों में पढ़ते हैं उनका जो मैस अलाउंस है वो 3000 से बढ़ा के 4000 कर दिया होगा। लेकिन ये कितना बड़ा अमाउंट है, ये दिखने में अलग से दिखता है, लेकिन वो राज्य की जनता पे उसका कोई असर उस ढंग से पड़ता दिखाई नहीं देता। लेकिन निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे तो जो बिजनेस क्लास है, जो व्यापारी वर्ग है, जो उद्योग वर्ग है, उसके लिए बड़ी छूटें उन्होंने दी हैं। उदाहरण के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि वेट की बाकियात जो हजारों करोड़ है, वेट की बाकियात जो हजारों करोड़ है, उसमें बड़ी छूट उनको दी गई है। 10 लाख से नीचे तक के तो आप माफ़ी हो गए एक तरीके से। अच्छा, किसानों की माफ़ी पे इतना हल्ला होता है,
लेकिन 10 लाख से नीचे का जो टैक्स लाइबिलिटी है, जो आपकी बकाया है, वो तो पूरी छूट मिल गई आपको। उसके ऊपर भी कहीं ब्याज की छूट है, कहीं उसमें परसेंटेज की छूट है मूल में, तो वो तो उस व्यापारी वर्ग को और जो इंडस्ट्रियल वर्ग है उसको तो बड़ी एक तरीके से राहत मिली है। राहत क्या, उनको तो इंसेंटिव मिल गया है टैक्स चोरी करने का या नहीं चुकाने का। तो ये वर्गीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो गरीबों के लिए यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन जैसे मोदी सरकार दिल्ली में कर रही है उसी के तरीके से ये भी एक तरीके से व्यापारियों और जो औद्योगिक क्लास है उसको अलग ढंग से देख रहे हैं। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को स्टेट में भी उन्होंने आम नागरिक से प्राथमिकता देते हुए उनको राहत, एक तरीके से उनको इंसेंटिव उसका दे दिया है। जबकि किसी गरीब को किसी भी तरह का, चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो, उसकी कोई बात, बल्कि मजदूर की तो कोई बात ही नहीं की गई। पूरे बजट में मजदूर का शायद मैं जो, अगर मैंने ठीक से सुना हो तो मजदूर का नाम भी नहीं आया उसमें। अब लगभग टोटल पॉपुलेशन का 35 से 40% मजदूर वर्ग है। तो एक तरीके से मजदूर वर्ग इस पूरे बजट के दायरे से ही बाहर है। उसकी न्यूनतम मजदूरी की कोई गारंटी नहीं है, उसको कहाँ मजदूरी मिलेगी, किस तरह के हालात उसको रहेंगे, उसको क्या सुविधा मिलेगी, उसके बारे में कुछ नहीं है। तो अगर उसका पेट भरने का कोई इंतजाम ही नहीं है, उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं है, तो आप देखिए वो पूरा वर्ग जो मजदूर वर्ग है वो तो इस बजट के बाहर, इस सरकार के दृष्टि से ही बाहर है। किसान चूंकि राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, वो थोड़ा संगठित है अभी किसान आंदोलन के बाद में, तो किसानों की बात की गई है लेकिन किसान को दिया कुछ नहीं गया है। वो गिना रहे हैं कि जो किसान सम्मान निधि है 6,000 से बढ़ा के 8,000 कर दिया, लेकिन वो तो केंद्र सरकार ने किया है, उसमें राज्य सरकार के बजट का हिस्सा ही नहीं है। तो ये जनता को बरगलाने के जैसा, भ्रमित करने का जैसा हिस्सा है। टूरिज्म में भी ये एक तरीके का अपराध है कि जो चीज आप कर नहीं रहे हैं, जो केंद्र के बजट की बात कर रहे हैं, उसमें आप स्टेट बजट में करके और झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं। तो झूठे आंकड़े पेश करना जो आपके बजट में रिफ्लेक्ट ही नहीं होंगे। तो इसी तरीके से एमएसपी की बात है, एमएसपी का एक पैसा भी कोई बोनस का स्टेट गवर्नमेंट ने अलग से दिया नहीं। और जो एमएसपी देने की तो बात ही, कानून बना के देने की तो बात ही अलग थी। गेहूं का चुनाव के पहले जो 2700 रुपये जो प्रति क्विंटल गेहूं की बात कर रहे थे, वो इंसेंटिव सहित मुश्किल से 400 रुपये पहुंची है, 2400 रुपये पहुंची है। तो वो किसान को भी एक तरह का झांसा दिया गया है। तो ये एक बड़ी बात है। दूसरा, आने वाले, जैसे इन्होंने पहले, सरकारें हमेशा करती हैं, लेकिन इस सरकार ने भी, बीजेपी ने सत्ता में आने के पहले जो वायदे किए थे उन वायदों पे कहीं भी खरी नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए, और बल्कि उसमें और थोड़ा झूठ का मिश्रण करके आंकड़े पेश किए गए हैं। ईआरसीपी जो 11 जिलों को सिंचाई और पेयजल की सुविधा देने वाली है, उसमें उन्होंने कहा कि 9,100 करोड़ रुपए उन्होंने रखे हैं। लेकिन कांग्रेस, हमको नहीं पता, हमने एमओयू देखा भी नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि एमओयू किसी को दिखाया नहीं, हमने भी नहीं देखा। किसी पत्रकार ने या किसी दूसरे मीडिया ने भी उसको कहीं आज तक देख लिया है, ऐसा दावा नहीं किया है। तो एक्चुअली एमओयू क्या हुआ है और उसमें कितना हिस्सा मध्य प्रदेश को मिलेगा, कितना हिस्सा राजस्थान का उसमें सुरक्षित है, राजस्थान के हित इसमें ठीक से सुरक्षित हैं भी कि नहीं है, तो वो उसमें कौन कह सकता है। और उसका अभी आने वाले समय में, मानी 1 साल में, फाइनेंशियल ईयर में 24-25 में जिसका ये बजट पेश हुआ है, उसमें कितना पैसा ये देंगे, रखेंगे, उसका एक पैसा भी नहीं गिनाया गया। और उसके बारे में विस्तार से किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी है कि कौन सी कैनाल, कौन सी पाइपलाइन, कौन सा डैम, कौन सा वाटर स्टोरेज, कौन सी जगह बनाया जाएगा, इस पर कितना खर्च होगा। तो एक तरह से फ्रॉड हो गया। ईआरसीपी पे तो सर जब अशोक गहलोत सरकार थी तब भी इन्होंने बहुत उसके साथ बेईमानी की। मतलब 5 साल पहले ही वो अगर ये सारी बातें कर लेते तो उसने तो कोशिश की थी, और लेकिन शेखावत ने और इन्होंने उसमें अड़ंगा डालता रहे। और बाद में जो है, मतलब इवन प्रधानमंत्री भी आकर के उसको वो नहीं किया उन्होंने कि नेशनल उसको बनाए। और जैसे ही ये सरकार आई तो सारी चीज़ें तय हो गई। देखिए, ऐसा है कि ये जनता के विकास का हिस्सा नहीं बनकर पॉलिटिक्स का हिस्सा बना दिया। हाँ। वोट किससे मिले, ऐसे ही रिफाइनरी का किया था सर पहले। दोनों अशोक गहलोत सरकार जैसा दावा कर रही थी, उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि वो जो हमारा राजस्थान का हिस्सा है पानी का, वो कम कर रहे हैं, और राजस्थान की जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है वो बढ़ा रहे हैं, जैसी चर्चा हुई उसके अनुसार।
इधर भारत सरकार के जो इरिगेशन मंत्री जो राजस्थान के ही हैं, वो उन पे आरोप लगाते रहे कि ये जानबूझ के नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने इससे ज़्यादा स्पष्ट कुछ नहीं किया। लेकिन अब उस बात को जो अशोक गहलोत कह रहे थे, वो लगता है वो सही के कहीं नज़दीक थी, क्योंकि अभी भी उन्होंने जो MOU हुआ है वो जनता के सामने नहीं है, मीडिया को भी नहीं दिखाया है। तो वो किस तरह से आगे अनफोल्ड होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो बजट के संदर्भ में तो बिल्कुल ही एक तरह का ये खोखला डिब्बा दिखाया गया है, तो क्योंकि उसके कोई ठोस प्रस्ताव वहाँ शामिल नहीं है। तो चुनाव, आने वाले चुनाव, जिसमें से 2 विधानसभा क्षेत्र जो है मुख्य रूप से उस इलाके में पड़ती हैं जो ERCP का जहाँ से आएगा, तो मुझे लगता है कि उसके दृष्टिकोण से उन्होंने ये बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे की हैं। जैसे यमुना नहर लाने का और सीकर, झुंझुनू और चूरू के हिस्से में पानी देने का जो बात की है, तो वहाँ की जनता को स्थानीय BJP के नेता ये कहते रहे हैं कि सिंचाई भी होगी इससे, और वहाँ पीने के पानी का ही संकट है। अभी भी जो उन्होंने कहा है कि वो कहा कि पानी उपलब्ध होगा, किसके लिए उपलब्ध होगा, पीने के लिए उपलब्ध होगा या सिंचाई के लिए उपलब्ध होगा, एक बात तो ये। दूसरी बात, चुनाव के दौरान में, खास तौर से चुनाव के पहले जब ये बातें आई थी, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री को कोट करते हुए राजस्थान के भाजपा नेताओं ने ये कहा था कि देखो हम यमुना नहर ले आएंगे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर यमुना नहर आ भी गई तो तब के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर बारिश में मेरे पास पानी हमारी आवश्यकता से ज़्यादा हुआ तो मैं दूंगा। तो ये तो किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट ही नहीं हुआ, ये तो संभावनाओं पे छोड़ दिया। जैसे मानसून पे खेती होती है, उसी तरह का पानी आ गया तो 5 साल में आपको एक बार दे देंगे थोड़ा बहुत पीने के लिए, बाकी आप जयराम जी की। तो इस तरह से बजट के साथ एक तरह का इस तरह का खिलवाड़ है। लेकिन अगेन मैं यही कहूँगा कि मुझे लगता है कि चूंकि झुंझुनू में भी एक बाई इलेक्शन है, तो इसको उनको शामिल किया जाना ज़रूरी था। और बाकी चीज़ें किसान के लिहाज से अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता वही पुराने रटी रटाई बातें जो केंद्र सरकार कह रही है उन्हीं योजनाओं को अपनी योजना के रूप में गिनाना, ये सारी बातें हुई हैं। तो वर्गीय दृष्टिकोण से इसको देखा जाए तो किसान और मजदूर वर्ग दोनों के लिए ही इसमें किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, इन्होंने रोजगार, एक बड़ा संकट है युवाओं के लिए, तो कहा है युवा नीति बनाएंगे, लेकिन युवा नीति ऐसे तो बहुत सारी 10 नीतियाँ गिनवाई है उन्होंने कि वो एक्सपोर्ट प्रमोशन नीति बनाएंगे, युवा नीति बनाएंगे, सौर ऊर्जा नीति बनाएंगे। तो कौन कौन सी नीति बनाएंगे, क्या होगा, या तो नीति पहले बना लेते और उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट कितना आएगा वो कैसे पूरी करते हैं वो बजट में ले आते, तो बातें स्पष्ट हो जाती। लेकिन नीति बनाएंगे, इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं आम जनता के उसके जीवन पे। तो ये इस तरह की चीज़ें तो एक तरह का शुद्ध रूप से महिलाओं के बारे में कोई पर्टिकुलर कुछ कहा है कि महिलाओं के बारे में जो मैंने अभी तक सुना है उसमें अलग से किसी तरह का कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट, किसी तरह का एक वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, नाम भूल रहा हूँ मैं, लाडली बहना ना लाडली बहना तो मध्य प्रदेश की है, लखपति दीदी। लखपति दीदी का एक, उसमें जरूर उन्होंने कहा है कि लखपति दीदी का कुछ एक टारगेट उन्होंने लिया है, लेकिन वो लखपति दीदी किस तरह से मदद करेगी इसके बारे में कोई बहुत स्पष्टता नहीं है। बाकी कोई सोशल सिक्योरिटी अगर आप देखें, सामाजिक न्याय जो गरीब तबके को डील करती है, खासतौर से ST SC और उन समुदायों से आने वाले छात्रों वगैरह को, शिक्षा को जो प्रभावित करती है, उसमें अगर देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो पहले हमने सामाजिक पेंशन बढ़ा दी, सामाजिक पेंशन बढ़ा दी, वो जो बात कर रहे थे, तो 1000 जो 750 से बढ़ा के अशोक गहलोत ने 1000 किया था, उसके ऊपर उन्होंने 1150 रुपये, मानी उसका भी जो है प्रावधान अशोक गहलोत की नीति में ही था, पूर्व कांग्रेस की नीति में था, क्योंकि उसमें लिखा था कि हर साल 10% उसको बढ़ाया जाएगा। तो वो उसके तहत हुई होगी, तो वो कोई भी सरकार होती तो होती, वो कोई उपलब्धि नहीं है। तो वो ठीक है, इनकी उपलब्धि नहीं भी हो तो उस वायदे के अनुसार जो कानून बनाया उन्होंने पूर्व सरकार ने, उसके हिसाब से 1150, लेकिन 150 रुपये कितनी बड़ी मदद करेगा गरीब परिवारों की, इसमें बड़ा संशय है। दूसरी बात, चुनाव के पहले इसमें एक चीज़ बड़ी जो आनी चाहिए थी, खासतौर से जो सरकार का रोल हो सकता था, वो ये हो सकता था कि केंद्र सरकार से बातचीत करके जो मतलब डीजल और पेट्रोल जो आम जनता को रोज़ जिस पे जेब कटती है, और जिसके लिए उन्होंने हरियाणा की रेट पे, उन्होंने कहा था गुजरात और हरियाणा की रेट पे हम आपको डीजल और पेट्रोल उपलब्ध कराएंगे राजस्थान में, और अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार यहाँ बहुत लूट मचा रही है, तो हमने देखा कि उस पर वेट पे उन्होंने कोई घोषणा ही नहीं की, वेट डिडक्शन किसी, बल्कि वो गिनाया
जो चुनाव के पहले चुनावी जरूरतों के मध्य, राजनीतिक जरूरत के मध्य सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। अब उस पे जो वेट वाला हिस्सा है, क्योंकि वो तो एब्सोल्यूट रुपए में कम होता है, और यहाँ जो है वो उस वेट है परसेंटेज पे है, तो कुछ पैसे उसमें जरूर कम हुए हो जाएंगे। हाँ। लेकिन वो कोई बड़ी राहत किसी तरह की 10-15 पैसे की अगर कोई राहत मिली हो इस बजट में तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। सीएनजी पे कुछ राहत दी है शायद। सीएनजी पे शायद हो सकता है, मैं उसको ठीक से चूंकि उसी पे सुन रहा था तो मुझे कोई ज़्यादा उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन कुल मिला के वर्गीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसके लिए किसान और मजदूर के लिए कोई बड़ी राहत नहीं है। इसी तरह से स्त्रियों के लिए भी उसमें किसी तरह की कोई बड़ी राहत नहीं है। तो एक मिनट फिरोज, मैं एक थोड़ी देर में आपसे फोन पे बात करूँ। बीच में ये खाटू श्याम जी और टूरिज्म का थोड़ा ये आप देखिए कि खाटू श्याम जी के विकास पे जहाँ वैसे ही दुनिया भर से लोग आके वहाँ बहुत पैसा दे रहे हैं, तो तीर्थों पे और मंदिरों पे बड़ा पैसा लगाएंगे। अब एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में जो संविधान के तहत जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है उसका ये दायित्व तो कतई नहीं है। उस धर्म के मानने वाले लोग भले अपनी जगहों का, अपने तीर्थों का कितना ही विकास करें, वो करें, उनकी जिम्मेदारी भी है। लेकिन राज्य सरकार से केवल एक धर्म की जो संस्थाएं हैं, जो धार्मिक संस्थाएं हैं, मंदिर आदि हैं, वो तो सर सेंट्रल और यूपी को देख करके कर रहे हैं ना ये। हाँ, जो भी जिसको भी कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हम बात यहाँ राजस्थान की उसकी कर रहे हैं, तो ये तो बीजेपी सरकार हिंदुत्व के एजेंडा के हिसाब से चल रही है। उसके तहत मंदिरों के लिए उन्होंने, लेकिन वो भी कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, कुल मिला के 70-75 करोड़ रुपया उस पर खर्च करने की बात उन्होंने की है। तो लेकिन टोकन अमाउंट 70-75 करोड़ रुपया भी है अगर उस जगहों को विकास करने के लिए, तो उस समाज को लगाने चाहिए जिनके वो तीर्थ हैं। तो सरकार का उसमें दायित्व नहीं है। और खाटू श्याम जी जैसी जगह वहाँ खरबों रुपए जहाँ दान के रूप में वहाँ मिल रहा है, वो तो उन ट्रस्टियों की जिम्मेदारी है, वो सारा उसका विकास करें। बल्कि वो पैसा वहाँ से उस ट्रस्ट से लेके आसपास के इलाके का विकास करना चाहिए। तो ये एक बात जो है वो तो है यहाँ पे इसके बजट में। बाकी शिक्षा के क्षेत्र में हम सुन रहे थे कि बजट में एक घोषणा ये भी होगी कि कॉलेज टीचर्स की 2 साल उम्र बढ़ाई जाएगी। अखबार में भी आज किसी अखबार में भी छपा था, लेकिन ऐसी कोई घोषणा हुई नहीं। वैसे तो अच्छा ही हुआ, जहाँ इतनी बेरोजगारी है उसमें अलग से जो 60 साल तक नौकरी कर चुके उनकी 2 साल की बढ़ाने का कोई औचित्य भी नहीं था। लेकिन ये चर्चाएं कहीं आरएसएस के दबाव में, रुकटा राष्ट्रीय के दबाव में, वहाँ जो सीनियर लोग बैठे हैं उनको और थोड़ा सरकार में जमे रहने के लिए उन्होंने कोई लॉबिंग की थी। और वो मुझे लगता है इसी दृष्टिकोण से कि जो नया यूथ है, जो आकांक्षी है उच्च शिक्षा सेवा में नौकरी करने का, वो और उसके खिलाफ हो जाएगा। तो शायद ये ठीक ही डिसीजन लिया कि उसकी उम्र उन्होंने नहीं बढ़ाई। बाकी रोज़गार जो सरकारी क्षेत्र में 5 लाख का जो रोज़गार है वो बड़ा आंकड़ा है। अगर वैसे तो रोज़गार बेरोज़गार लोगों की फौज है, उसको देखते हुए तो बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है वो, लेकिन 1 लाख का आंकड़ा सालाना भी दें तो एक बड़ा आश्वासन है। लेकिन जैसे मोदी सरकार ने 2014-15 में चुनाव जीतने के पहले 2 करोड़ सालाना रोज़गार देने का बात हुई और फिर वो जुमला सिद्ध हुआ, उसी तरह से मुझे लगता है कि ठीक है, उनकी मजबूरी भी होगी और अभी वोट भी है, लेकिन ये 5 लाख का रोज़गार है, ये अगर ये कर लेते हैं तो एक अच्छा कदम होगा। बल्कि और ज़्यादा उनको करना चाहिए। जहाँ तक प्राइवेट में रोज़गार सृजन होने की बात है तो ये कोई बजट के हिस्से का कोई इसका मतलब नहीं है, ये तो केवल हवाबाजी करने की बात है। उसको यहाँ इस घोषणा का कोई जो जिसका आपके बजट से कोई लेना देना नहीं है उसका उसमें कोई अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी नीति से औद्योगिकरण बढ़ेगा और उससे रोज़गार का सृजन होगा, तो वो तो पूंजी लगाने वाला अपना मुनाफा देखेगा कि इससे होगा कि नहीं होगा, तो वो मुनाफा कमाने आएगा तो उसकी मजबूरी होगी उतना रोज़गार देगा। उसके साथ अगर ये गारंटी करते कि अगर राजस्थान में रोज़गार देना है तो उनको वेजेस जो है वो रिजनेबल वेजेस मिलने चाहिए, उसकी कोई गारंटी अगर करते तो वो एक बड़ी बात होती जो उन्होंने की नहीं। आपके हिसाब से मतलब ये वर्गीय उससे देखें तो एक निराशाजनक बजट ही है। गरीब लोगों के, मजदूर, किसान वर्ग और मध्यम वर्ग के दृष्टिकोण से देखे जाएं तो बहुत ही निराशाजनक बजट है। तो इसी टिप्पणी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। चौधरी साहब ने बहुत कैटेगरिकली समझाया कि कैसे ये बजट जो है मजदूरों, किसानों और मध्यम वर्ग के लिए, बल्कि वंचित वर्ग के लिए तो है ही बिल्कुल ही
काम का नहीं है, कोई मतलब नहीं है इस बजट का। और केवल पूंजीपतियों का या बिजनेस क्लास का जो है, उद्योगपतियों का इसमें हित देखा गया है। और बाकी कई घोषणाएं ऐसी हैं जो कभी पूरी होने वाली नहीं है। एक साल के बजट के बजाय 5-10 साल का जो है खाका पेश करने का भी इस बजट के साथ कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी बातें इस बजट के संदर्भ में चौधरी साहब ने कही, शंकर लाल जी चौधरी। और मैं इसी रिमार्क के साथ ख़त्म करता हूँ वीडियो को, और आपसे ये अपील करता हूँ कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो फॉरवर्ड करें, शेयर करें और इस पर कमेंट करें। कमेंट और सुझाव आपके जो हैं वो हमें और बेहतर करने की और अग्रसर करेगा। धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा, चौधरी साहब आप पधारे और बजट पे इतनी अच्छी जानकारी हमको दी, उसके लिए आपका मैं भी समझता हूँ बातचीत तो थोड़ा सार्थक हुई, लेकिन और अगर सारा आंकड़े कल अखबार के माध्यम से पेश आ जाते आगे एक बार और कर लेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज एक त्वरित टिप्पणी जो कर सकते थे वो हो गई, बाकी कल परसों या 1-2 दिन में बल्कि अपन ये एक संवाद भी कर सकते हैं इसके ऊपर कि पूरा जिसमें आंकड़े और सब चीज़ें आ जाएँ।